हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। जैसा आप सभी को पता है कि हमने लूसेंट 2022 की बुक को शुरू कर रखा है और उसमें भौतिक विज्ञान के हमने 12 टॉपिक को कंप्लीट कर रही है। आज का हमारा टॉपिक होगा उष्मा, टॉपिक नंबर 13। कोशिश रहे कि इसी वीडियो के अंदर समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करूँ, उष्मा क्या है। उष्मा मतलब हीट। हीट वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है और किसी वस्तु की नियत उष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। मतलब उष्मा क्या है, सबसे पहले समझो ताप अंतर क्या होता है। ठीक है, ताप अंतर। ठीक है, ताप अंतर मतलब किसी तापमान का डिफरेंस। मतलब ये लगा लो कि जैसे मैं एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कितना है, यदि बात कर दूं मैं 28 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब, और यदि कोई चाय है, चाय का तापमान कितना है, बात करूँ तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर चाय है, तो क्या ये तापमान का अंतर हो गया। ठीक है, उस मतलब वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर केवल तापांतर के कारण ही स्थानांतरित होती है। मतलब एक से दूसरे की तरफ के स्थानांतरित होना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, और किसी वस्तु की नियत उष्मा मतलब उसकी मैक्सिमम उष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है कि कोई वस्तु कितनी ज़्यादा गर्म होगी, वो किस पर निर्भर करती है, उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यदि कार्य मतलब वर्क W, उष्मा क्यू मतलब, ठीक है, में बदलता है। यदि W क्यू के अंदर बदलता है तो क्या होगा, W बाई क्यू। तो W बाई क्यू इजक्वल टू क्या होगा, J। और ये J क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं। J को क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, इस कांस्टेंट का नाम जूल होगा। आप पढ़ चुके हो। तो ठीक है, ये क्या था, W बाई क्यू इजक्वल टू J। तो ये क्यू इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, W इजक्वल टू J बाई क्यू, ये हो जाएगा। और J क्या यहाँ पर एक कांस्टेंट, एक नियतांक है। और उष्मा का यांत्रिक तुलनांक मतलब मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, और J का मात्रक कितना होगा, J का मान कितना होगा, J का मान कितना होगा, 4.186 जूल होगा या कैलोरी होगा, जूल बाई कैलोरी होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि 4.186 से यांत्रिक कार्य होता है तो उष्मा का 1 कैलोरी हो गया। मतलब यदि कोई 4.186 जूल कोई मैकेनिकल या यांत्रिक कार्य करता है तो क्या है, उसकी 1 कैलोरी ऊर्जा क्या होगी, बर्न हो जाएगी, उसमें उत्पन्न होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी बात करते हैं उष्मा के मात्रक। उष्मा के मात्रक, यदि उष्मा के मात्रक की बात करूँ तो उष्मा का ऐसा मात्रक क्या है, जूल है। और इन्हें निम्न मात्रक का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले कैलोरी की बात करें। ठीक है, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यकता उष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं, कैलोरी। मतलब 1 ग्राम जल है, 1 ग्राम पानी है, और 1 ग्राम पानी को मुझे क्या करना है, गर्म करना है, और कितने उसे एनर्जी दूं कि उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, और उसे क्या बोलेंगे, उसे हम कैलोरी कहते हैं। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी मतलब इंटरनेशनल कैलोरी। 1 ग्राम शुद्ध जल मतलब 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान कितना, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करना है, 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर जितनी आवश्यकता की यूज होगी, जितनी मैंने एनर्जी उसको दूंगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे 1 कैलोरी कहते हैं। आगे देखो, ब्रिटिश थर्मल यूनिट मतलब BTH। 1 पौंड जल मतलब अपने यहाँ पे एक ग्राम है, ब्रिटिश में क्या है, पौंड होते हैं। 1 पौंड जल का तापमान 1 डिग्री, F का मतलब क्या है यहाँ पर, फेरेट। 1 डिग्री फेरेट बढ़ाने के लिए आवश्यकता उष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं, 1BH मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। नहीं, पहले क्या कैलोरी क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाना, इसे कितने पे बढ़ाओ। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी में क्या होते हैं, 14.5 से लेकर 15.5 तक, और शुद्ध जल होना चाहिए। और ब्रिटिश में क्या बोलते हैं, 1 पौंड। ठीक है, और 1 फेरेट आपको बताना है 1 पौंड जल के अंदर। ठीक है, ये तीनों होती है। अब देखो ताप क्या होता है। ताप वह भौतिक कारक है जो वस्तु से, ठीक है, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा ऊर्जा को प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है, अर्थात जिसके कारण क्या ऊर्जा स्थानांतरित होती है, उसे क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। मतलब ताप क्या एक भौतिक कारण है जिससे वस्तु क्या, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर क्या है, जो उष्मा है वो क्या है, प्रवाह, एक वस्तु दूसरी प्रवाह की तरफ जाएगी और निश्चित दिशा के अंदर जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, उसे ही ताप कहते हैं। आगे देखो, आगे बात करेंगे इसमें तापमान के बारे में, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले तापमापी। तापमापी क्या, ताप मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तापमापी कहते हैं। निम्न प्रकार के, सबसे पहले सेल्सियस पैमाना, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। फेरेट पैमाना भी आपको मैं करवा चुका हूँ, जिसने वीडियो देखी पहली वीडियो के अंदर। सेल्सियस पैमाना, इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। ठीक है, और जो तापमान मापने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप बिंदु से 100 डिग्री तक अंकित है। मतलब 0 से कहाँ तक है, 100 डिग्री तक अंकित है।
और इसके बीच की दूरी 100 के बराबर में, और मतलब कितने, इसके अंदर 100 बराबर टुकड़े हैं, 1 2 3 4 करते करते 100 तक, और प्रत्येक भाग के 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। अगला फेरेट की बात करूं, इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फेरेट ने किया था, और इसमें क्या हिमाक 32, मतलब यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसमें क्या था 32, ठीक है, बता चुका हूँ पहले मैं। 32 डिग्री फेरेट से लेकर कहाँ तक होगा, 212 डिग्री फेरेट तक होगा, और 32 से इसके बीच के कितने 180 बराबर भागों में बांटा गया था, ठीक है, 180 बराबर भागों में बांटा गया था, और इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी क्या 180 बराबर भागों में बांटा गया है। आगे देखो रोमन पैमाना, रोमन क्या था, 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 80 तक होगा, ठीक है, देखो एक दिमाग 0 से लेकर 80 डिग्री रोमन तक होगा, और इसके बीच में क्या 80 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सेल्सियस को 100 भागों में बांटा गया, फेरेट को 180 में, रोमन को 80 के अंदर बांटा गया। फिर आया केल्विन पैमाना, केल्विन का हिमांक कितना है 273, 273 से शुरू होगा और 373 पे क्या है समाप्त होगा, और इसे क्या बिल्कुल 100 भागों में बांटा गया था, ठीक है, इसे भी क्या है 100 भागों के अंदर बांटा गया था। और जब इन चारों पैमानों का आविष्कार जब ये चारों पैमाने यूज कर किया गया, तो एक, ठीक है, ये किसका है, एक सेल्सियस और एक फेरेट, एक रोमन और एक केल्विन, इन चारों का यूज किया जाता है कोई भी निकालने के लिए। जैसे देखो आपको सिंपल सी बात दे दी, आपको ये दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, आप क्या करो फेरेट का तापमान निकालो, तो आप इन दो फॉर्मूला का यूज करोगे, क्या टेम्परेचर कितना आ जाएगा 40 माइनस का 0 अपॉन में 100 और इजक्वल टू फेरेट माइनस का 32 इजक्वल टू 180, इक्वेशन सॉल्व करके आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। आगे देखो परम शून्य किसे कहते हैं, सिद्धांत के रूप में अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, मतलब कि तापमान की बात करूँ कोई सीमा नहीं है, कितने भी तापमान पर उसे हम मेल्ट कर सकते हैं, परंतु निम्न ताप की सीमा है, तो निम्न मतलब कम से कम तापमान की सीमा है जो किसी वस्तु के माप पर कितना माइनस का 273.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता, इसलिए परम शून्य कहते हैं। और केल्विन में क्या 0 डिग्री केल्विन हम इसे लिख सकते हैं, मतलब कहने की बात कही सेल्सियस में पूछो तो कितना माइनस का 273 डिग्री केल्विन, ये क्या सबसे अधिकतम तापमान है, ठीक है भाई, इससे नीचे हम क्या किसी भी चीज़ को मेल्ट नहीं कर सकते, मतलब उसे गर्म नहीं कर सकते, मतलब ठंडा बिल्कुल क्या कूलिंग में रहेगी, ठीक है, या 0 डिग्री केल्विन भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 0 डिग्री केल्विन से बराबर होगा माइनस के 273.15 के बराबर होगा, इसे क्या बोलते हैं, इसे ही परम शून्य कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ठीक है। पहले सेल्सियस के पैमाने को सेंटीग्रेड में मापा जाता था, मतलब जो पुरानी यूनिट क्या थी सेंटीग्रेड थी, अब क्या बन गई सेल्सियस। केल्विन को व्यक्त करने के लिए डिग्री नहीं लिखा जाता, मतलब जैसे लिखते हैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन केल्विन को लिखना हो तो 3 केल्विन, बस सीधा 3 की, ठीक है। पारा माइनस के 39, यदि पारा की बात करूँ माइनस के 39 डिग्री पर जम जाता है, और इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है, और अल्कोहल कितना माइनस का 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है फ्रीज, मतलब उसकी बर्फ में जम जाता है। पारा कितने में जमता है माइनस के 39 पर, और अल्कोहल कितने में जमता है माइनस के 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है वो मेल्ट होता है। आगे देखो द्रव तापमापी, यदि आगे बात करूँ किसकी द्रव तापमापी की, मतलब कोई भी लिक्विड पदार्थ था उसका। पारामापी क्या है -30 से लेकर 350 डिग्री तक ताप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तारामापी का क्या है, यदि आपको पारा का यूज करना है, ठीक है, मैं पारा का यूज कर -30 से लेकर 350 डिग्री तापमान तक है मैं उसको माप सकता हूँ, यदि इससे ज़्यादा हो गया तो मैं उसे नहीं माप सकता, ठीक है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, फेरेट ने किया था, ठीक है। अभी देखो अभी बात करता हूँ मैं गैस मापी, ठीक है। द्रव मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पारा का यूज करते हैं, और अब गैस मापी के लिए इसके प्रकार तापमान शिथिल आयतन हाइड्रोजन गैस तापमान से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान मापा जा सकता है, मतलब हाइड्रोजन गैस से क्या है मैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वस्तु को क्या है माप सकता हूँ गैस के अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर, यदि हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लो तो कितना 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या है मैं तापमान को माप सकता हूँ, इसने बात दी है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने पर -500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और हाइड्रोजन कितने पर +500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और नाइट्रोजन को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है मैं उसको माप सकता हूँ। आगे देखो प्लेटिनम प्रतिरोधक मापी, ठीक है। प्लेटिनम को मापना है तो क्या है, इसके द्वारा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापा जा सकता है, मतलब प्लेटिनम को क्या -200 से लेकर -1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या है हम माप सकते हैं। आगे देखो
ताप युग्म मापी, ताप युग्म मतलब ताप के युग्म, ठीक है, इसका उपयोग क्या माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1600 डिग्री तक इसे मापने के लिए किया जाता है। ताप युग्म का क्या है, माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के हम ताप को माप सकते हैं। आगे देखो पूर्ण विकिरण ताप मापनी, ठीक है, इस तरह के तापमान दूर स्थित वस्तु के तापमान को किया जाता है, ठीक है। यदि कोई वस्तु आपसे दूर है उसको आपको मापना है, जैसे मैं यदि बात करूं सूरज को, ठीक है, मैं बोलता हूं कि सूरज का तापमान मापो, ठीक है, आप यदि कोई मतलब यदि पारा का इंस्ट्रूमेंट ले जाके तो माप नहीं सकते, दूर से ही आप क्या है सूरज का तापमान मापोगे, यदि आप उसके पास के तो क्या है आप भी जल जाओगे, जैसे सूरज का तापमान, ठीक है। इसका प्राय लगभग क्या 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचे तापमान मापने के लिए किया जाता है, इससे नीचे ताप नहीं, क्योंकि कम ताप की वस्तु, ठीक है, उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं कर सकती। मतलब क्या कि इसके अंदर क्या जो ऊष्मा की विकिरण निकलती है, ठीक है, जो इसमें विकिरण निकलती है वो क्या यदि कोई कम ताप की वस्तु है तो क्या है वो खुद ही क्या है उत्सर्जन मतलब उसको अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ठीक है। उस तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, ठीक है, किस पे आधारित है, यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार उस ताप किसी भी वस्तु पर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा से परम ताप का चतुर्थ घात अनुक्रमानुपाती होना चाहिए, मतलब उसका चौथे हिस्से का क्या है अनुक्रमानुपाती होना चाहिए, तब ही क्या ये तापमान माप पाएगा। जैसे हम यदि मैं बात करूं किसका, सूरज का तापमान किससे मापते हैं, सूरज का तापमान भी पूर्ण विकिरण उत्तमापी से मापते हैं, और ये किसके नियम पर आधारित है, ये स्टीफन के नियम पर क्या आधारित है, आपसे अपने पूछ सकता है, ठीक है। सूरज का तापमान मापने के लिए किस नियम पर आधारित है, किसके, स्टीफन के नियम पर क्या है आधारित है। आगे देखो विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, किसी पदार्थ की ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ पर एकांक द्रव्यमान या एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न होती है, इसे प्राय सेंटीग्रेड द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा ऐसा ही मात्रा के जूल पर किलोग्राम है और यह केल्विन पर किलोग्राम है, ठीक है। मतलब वह ऊष्मा की मात्रा जो पदार्थ का क्या एकांक द्रव्यमान मतलब एक जगह द्रव्यमान हो और एकांक वृद्धि मतलब एकदम वृद्धि हो जाए, ठीक है, उसे व्यक्त करने के लिए क्या सेंटीग्रेड में हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखो 1 ग्राम जल तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये बात पीछे पढ़ ली हमने। अतः जल विशिष्ट ऊष्मा धारिय कैलोरी ग्राम सेंटीग्रेड होता है और जल की विशिष्ट ऊष्मा धारणीयता अन्य पदार्थ की तुलना में सबसे अधिक होती है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होनी। आगे देखो उस मात्रा का है, बर्फ का यदि बात करूं बर्फ में ऊष्मा कितनी है 2100 जूल पर किलोग्राम, पारा के अंदर के 140, लेड के अंदर 130, लोहे में 460, केरोसिन तेल में 210 और जल के अंदर कितनी होती है 4200 जूल किलो पर किलोग्राम होती है। आगे देखो यदि बात करें आगे थर्मल एक्सपेंशन की, ठीक है, मतलब कोई भी उसमें प्रसार की, ठीक है, जब वस्तु गर्म करने पर उसकी लंबाई, कोई वस्तु गर्म करने पर उसकी लंबाई क्षेत्रफल आयतन मतलब लंबाई क्षेत्रफल आयतन में वृद्धि होती है। यदि किसी वस्तु को हम गर्म करेंगे तो क्या उसका लंबाई क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि होगी, और लंबाई की वृद्धि माप रेखीय अनुसार गुणांक अल्फा मतलब लंबाई को किसमें अल्फा के अंदर, और क्षेत्रफल की वृद्धि प्रसंग क्या है बीटा, क्षेत्रफल को बीटा के अंदर, इसी प्रकार आयतन को किसमें गामा के अंदर क्या व्यक्त किया गया है, ठीक है, गामा के अंदर व्यक्त किया गया है। और यदि मैं बात करूं गामा, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन क्या है 1:2:3 है, देखिए, ठीक है। जैसे आपसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा कि एक वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई 5% इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी, तो गामा से बराबर होगा 3 अल्फा, तो 3 गुणा में 5 तो कितना आया 15% में क्या आयतन के अंदर वृद्धि होगी, ठीक है। ये रिलेशन आपसे पूछता है एग्जाम में काफ़ी बार। आगे देखो जल का असामान्य प्रसार, ठीक है, जल का क्या असामान्य बल, ठीक है, सभी द्रव गर्म करने जाने पर आयतन बढ़ते हैं, मतलब सभी का द्रव क्या है कि गर्म करने पर क्या आयतन बढ़ता है ये भी बताए, परंतु जल 0 से 4 डिग्री पर गर्म करने पर आयतन घटता है। देखो जब जल की मात्रा 0 से 4 डिग्री पर आएगा तो क्या उसका आयतन कम होगा, ठीक है, और 4 डिग्री के बाद गर्म करने पर क्या आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और 4 के बाद क्या है उसका आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अतः क्या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम घनत्व होता है। आपसे पेपर के अंदर पूछता है कि पानी का घनत्व सबसे अधिकतम कहाँ होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। जैसे ये लगा लो कि 40
डिग्री का क्या आपके पास पानी था, आपने इसको कोल्ड किया, ठंडा करोगे तो क्या है तापमान, तो आपका गंतव्य क्या है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब वो 4 डिग्री का हो जाएगा तो आपका गंतव्य सबसे अधिक होगा, और 4 के बाद जैसे ही वो 3 होगा तो क्या है आपका गंतव्य कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। और जैसे ही 0 पर जाएगा गंतव्य कम होगा, और 0 से नीचे से क्या है जो आपका द्रव था, जो जल था, वो क्या है बर्फ के अंदर या आइस के अंदर क्या है वो चेंज हो जाएगा। आगे देखो ऊष्मा का संचरण। ठीक है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली ऊष्मा को क्या बोलते हैं, ऊष्मा का संचरण बोलते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने को क्या बोलते हैं, उसे ऊष्मा का संचरण बोलते हैं। सबसे पहले बात करूँ चालन, संवहन और विकिरण। मतलब 3 तरह से ऊष्मा क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है जा सकती है। सबसे पहले बात करेंगे चालन की, कंडेंसेशन की। चालन के द्वारा ऊष्मा का पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक है पदार्थ में कणों को अपने स्थान पर परिवर्तित किए बिना पहुंचती है। जैसे ये लगा लो, मैं ऊष्मा की बात करूं क्या कि कोई भी चालन है, ठीक है, ऊष्मा एक पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों का अपने स्थान में परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। ठीक है, जैसे देखो सिंपल सी बात थी, एक लोहे की रोड थी, मैंने यहाँ पर क्या आग लगाई, ठीक है, तो ये थोड़ा गर्म होगा तो धीरे धीरे क्या ये भी गर्म होगा, ये भी, मतलब यहाँ तक क्या कि आपकी हीट पहुँच जाएगी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्या चालन बोलते हैं। आगे देखो संवहन। संवहन की बात करूँ, ठीक है, अब देखो ठोस में ऊष्मा संचरण चालन विधि के द्वारा ही होता है। ठोस के अंदर बात करूँ, यदि बात करूँ भाई, हाँ कोई लिक्विड लूँगा तो लिक्विड के अंदर तो होगा नहीं, ठीक है, किस में होगा, ठोस के अंदर ही क्या है ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। आगे देखो संवहन। इस विधि से ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों को स्थानांतरित होता है। मतलब क्या उसमें कण को स्थानांतरित होता है, और इस प्रकार के पदार्थ के कण स्थानांतरित से धारा बहती है, और इसे क्या कहते हैं संवहन कहते हैं। ये बात करूँ मैं ठोस द्रव में संचरण संवहन के द्वारा होता है। अभी जैसे देखो इसके अंदर कोई टब था, इसके अंदर क्या पानी था, ठीक है, पानी का भरा हुआ है, मैंने यहाँ पर कैसे हीट दे दी, मैंने इसको यहाँ पर हीट दी, जैसे हीट दूंगा क्या जो पानी था, जो पानी का मोलिक्यूल जो नीचे मोलिक्यूल था, ठीक है, ये जैसे ही गर्म होगा तो क्या ऊपर पहुँच जाएगा, और ठंडे वाला मोलिक्यूल नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये गर्म होते ही ये ऊपर चला जाएगा, ठंडे वाला मोलिक्यूल क्या बिल्कुल नीचे आ जाएगा। मतलब क्या कंटिन्यू प्रोसेस होती रहेगी, कणों क्या जो कण थे पानी के वो क्या स्थानांतरित होते रहेंगे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। जैसे मेरी बात करूँ कोई भी चीज़ होगी गर्म करने पर क्या कि हॉट एयर, मतलब कोई भी चीज़ गर्म होगी वो क्या हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे नीचे पानी गर्म होगा वो क्या ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या संवहन बोलते हैं। और वायुमंडल में संवहन विधि से ही गर्म होता है। यदि वायुमंडल बात करूँ किस विधि से गर्म होगा, संवहन की विधि से ही गर्म होगा। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊपर क्या होगी, गर्म हवा ऊपर होगी, ठंडी हवा क्या है हमेशा नीचे रहती है। और जैसे ही गर्म हवा बादल में से निकलती है और बादल के अंदर जितना भी पानी होता है वो पानी वहाँ पर छोड़ देते हैं और वहीं पर क्या है बारिश हो जाती है। आगे देखो बात करेंगे किसके बारे में, आगे हम बात करेंगे विकिरण के बारे में। ठीक है, विकिरण क्या होता है, देखो मैं विकिरण की बात करूं, इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना माध्यम की सहायता से और बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल में सीधी संचित होती है। मतलब विकिरण क्या होती है, यदि बात करूं इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, ठोस द्रव गैस, इसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, ये क्या है सीधी निकल आती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ सूरज की रोशनी की, ठीक है, सूरज क्या है, ठीक है, सूरज अपना प्रकाश डालता है, ठीक है, वो क्या है सूरज का प्रकाश क्या है बिना माध्यम के। यदि बिना माध्यम की बात करूं आप बोलोगे वायुमंडल के अंदर तो क्या है, ठीक है, गैस है, सॉलिड है, सब कुछ है, लेकिन यदि मैं थोड़ा और ऊपर जाऊंगा तो क्या है कि हवा बिल्कुल बंद हो जाएगी और वहाँ क्या आ जाएगा जिसे क्या बोलते हैं निवार्थ आ जाएगा। निवार्थ मतलब वैक्यूम हो जाएगा। जैसे अंतरिक्ष में बात करूँ, अंतरिक्ष में क्या है ना कि हवा है ना कुछ भी नहीं है, तो वहाँ से क्या प्रकाश की रोशनी वहाँ से आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं विकिरण। ठीक है, इसी प्रकार के सूर्य की विकिरण क्या है, सूरज की किरण क्या है, इस विकिरण का एग्जाम्पल है। इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आगे देखो न्यूटन का, ठीक है, शीतलन नियम, ठीक है, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, सामान्य अवस्था में रहने पर विकिरण के द्वारा वस्तु को ठंडा होने की दर वस्तु के चारों ओर माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसने कहा है कोई सामान्य अवस्था के अंदर कोई भी विकिरण है, ठीक है, कोई भी विकिरण है, वो किसी वस्तु को ठंडा होने की दर, यदि कोई वस्तु कितनी जल्दी ठंडी होगी तो उसके चारों ओर तापमान पर फर्क होगा। जैसे देखो ये एक चाय का कप था, ठीक है, चाय का कप आपने लिया और जो वायुमंडल टेम्परेचर है बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, आपने चाय रख दी, ठीक है, तो ये ठंडी कितनी ठंडी बिल्कुल आराम से होगी।
ठीक है, क्योंकि चाय का तापमान कितना है 70 डिग्री, तापांतर कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 30 का, तो चाय क्या है थोड़ी लेट ठंडी होगी। और यदि यही चाय मैं आपको सर्दियों में दूं, ठीक है, तापमान चाय का 70 डिग्री और वायुमंडलीय टेम्परेचर कितना है, ये लगा लो 10 डिग्री, तो अंतर कितना हो गया 60 का अंतर। मतलब जितना अंतर अधिक होगा, जितना तापांतर अधिक होगा, उतनी ही वस्तु क्या है जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ठंडी हो जाएगी, ठंडा होने की दर भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये क्या था न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग नियम। आगे देखो किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, इसके अनुसार अच्छे आवश्यक अच्छे उत्सर्जक होते हैं और अंधेरे कमरे में यदि एक काला और एक सफ़ेद वस्तु समान ताप पर गर्म कर कर रखा जाए तो काली वस्तु का अधिक विकिरण उत्सर्जित होगी, अंततः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगा। ठीक है, जैसे देखो एक बंद कमरा था, बंद कमरे में क्या है मैंने एक काला और एक सफ़ेद दोनों वस्तु रखी, उन दोनों को गर्म करा। ठीक है, जितनी मैं उसे गर्म करूँगा, जैसे तभी तो बोलते हैं अभी गर्मियों के अंदर क्या काले कपड़े नहीं डालने चाहिए, क्योंकि काले कपड़े क्या जो उष्मा है वो क्या अधिक अपने अंदर अवशोषित या उत्सर्जित कर लेते हैं। इस कारण क्या काले कपड़े के अंदर क्या अधिक गर्मी लगती है। इसी कारण घर वाले क्या बोलते हैं कि भाई गर्मी के अंदर क्या लाइट कपड़े डालने चाहिए तो ताकि गर्मी कम लगे। यही किसका नियम है, किरचॉफ्स का नियम है। आगे देखो स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम किस पर आधारित था। ठीक है, देखो किसी वस्तु को उत्सर्जन क्षमता E, किसी वस्तु कितना E है और इसके परम ताप T, और इसका परम ताप कितना है T के अनुक्रमानुपाती है, तो कितना होगा E = T की पावर 4 क्या होगा इसका आंसर होगा, अर्थात E = T की पावर 4 और एक इसमें कॉन्स्टेंट होगा, नियतक होगा, और इसी नियतक को क्या बोलते हैं। ठीक है, स्टीफन का नियतक इसे कहते हैं, सिग्मा क्या बोलते हैं, स्टीफन का नियतक कहते हैं। आगे देखो अवस्था प्रतिवन व गुप्त उष्मा। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट। देखो निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तित कहलाता है। अवस्था परिवर्तित का ताप नहीं बदलता, मतलब एक निश्चित तापमान पर क्या एक अवस्था का बदल जाना। ठीक है, जैसे और मतलब तापमान का ना बदलना। जैसे देखो मैंने 0 डिग्री, देखो सबसे पहले देखो थोड़ा समझो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने पानी लिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मैंने उसे बर्फ़ में रखा। ठीक है, मैंने फ्रिज में रखा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है वो पानी था। ठीक है, वो क्या था द्रव था। ठीक है, और 0 डिग्री ही देखते क्या है वो जो पानी था वो किस में आइस मतलब बर्फ़ के अंदर चेंज हो गया, मतलब वो क्या है द्रव से क्या बन गया सॉलिड बन गया। लेकिन उसने क्या तापमान आपका चेंज नहीं किया। ठीक है, तापमान आपका चेंज नहीं किया, मतलब बिना तापमान चेंज करे अपनी अवस्था को चेंज कर लेना, परिवर्तित कर लेना क्या बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं लेटेंट हीट बोलते हैं या गुप्त उष्मा उसे ही कहते हैं। ठीक है, आगे देखो तिर्यक बिंदु। तिर्यक बिंदु क्या होती है, एक ऐसा तापमान जिस पर ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाए। ठीक है, एक ऐसा तापमान इस पर क्या है कि ठोस द्रव गैस, ठीक है, तीनों ही चीज एक ही तापमान पर पाई जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे ही तिर्यक बिंदु कहते हैं। आगे देखो गलनांक, एक निश्चित ताप तो ठोस द्रव में बदल जाए। ठीक है, गलनांक मतलब गल जाना, कोई ऐसा तापमान जो ठोस से क्या है गलना शुरू हो जाए, मतलब ठोस से द्रव के अंदर चेंज हो जाए। जैसे मैंने बात करी आइस की, आइस 0 डिग्री पर क्या थी बर्फ़ थी, और क्या वो उसको मैंने चेंज किया किसमें पानी के अंदर, कब चेंज होगी 0 डिग्री पर ही वो चेंज हो जाएगी। ठीक, उसे क्या बोलते हैं गलनांक बिंदु बोलते हैं। आगे हिमनाक बिंदु। गलनांक बिंदु क्या था गलना, हिमनाक बिंदु मतलब बर्फ़ का जमना, मतलब कोई वस्तु द्रव से, जिस तापमान पर कोई वस्तु द्रव से क्या हो जाए ठोस हो जाए, उस वस्तु को क्या बोलेंगे हम हिमनाक बिंदु कहते हैं। आगे देखो प्राय गलनांक और हिमनाक के बराबर होते हैं। यदि बात करूं गलनांक और हिमनाक क्या है हमेशा एक ही बिंदु पर रहते हैं। जैसे मैंने बताया था 0 डिग्री पर क्या है, ये जो पानी था 0 डिग्री पर ही क्या बर्फ़ जम गया, तो गलनांक भी पानी और ये क्या ठोस हो गया, तो क्या हिमनाक हो गया, मतलब गलनांक और हिमनाक दोनों एक पर ही रहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ द्रव में बदलते ही सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ़, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है। मतलब ऐसा तापमान जिनका क्या है कि जैसे कोई ठोस था, ठीक है, कोई ठोस से क्या द्रव के अंदर चेंज हुआ तो वो कम हो गया। जैसे देखो मैं एक बात बताऊं, आप यदि कोई बर्फ़ थी तो बर्फ़ आप देखोगे तो ऐसी ऊपर की शेप में मिलेगी, और जैसे ही मेल्ट होगी तो क्या है ये नीचे पानी नीचे बैठ जाएगा, बिल्कुल एक समतल बन जाएगा। ठीक है, तब उसमें क्या होगा कि जो सिड़कते हैं तो क्या होगा उसका क्या
जो गलनांक दाब घटाने पर क्या घटेगा, दाब जैसे दाब बढ़ेगा तो गलनांक क्या घटता रहता है। ठीक है, पराये ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं और गलनांक बढ़ाने पर बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने पर ठीक है, जैसे बर्फ में नमक मिलाने पर गलनांक घट जाता है, जैसे मैं बर्फ के अंदर नमक मिलाऊंगा तो गलनांक घट जाएगा। आगे देखो क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एक ऐसा तापमान जिस पर क्या है कि कोई भी चीज उबलनी या बॉइलिंग होनी शुरू हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और निश्चित ताप पर द्रव, ठीक है, कोई लिक्विड होगा और द्रव का क्या वाष्प, वाष्प मतलब वेपर, मतलब भाप में बदलकर वाष्पन हो जाना, मतलब भाप के रूप में उड़ जाना तथा निश्चित ताप को द्रव को क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो संघन, मतलब कंडेंसेशन की बात करूँ, निश्चित ताप पर, ठीक है, वाष्प का द्रव में बदल जाना, मतलब एक ऐसा तापमान जो मतलब भाप थे, वेपर थे, और वेपर का क्या है वापसी द्रव के अंदर चेंज होना क्या बोलते हैं, संघन बोलते हैं। पराई क्वथनांक और संघन ताप भी के समान होते हैं। ठीक है, जैसे गलनांक और हिमनांक के बिल्कुल बराबर थे, इसी प्रकार के क्वथनांक और संघन ताप भी के बराबर होते हैं। आगे देखो दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, यदि मैं दाब बढ़ाऊंगा तो क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या बढ़ेगा, और दाब घटाने पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, क्वथनांक बिंदु क्या घटेगा। जैसे देखो प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर कुकर अगर उसमें क्या है, मैं यदि उसको ज़्यादा दाब करूँगा तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ जाएगा, और जैसे ही जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ेगा फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाएगा, और इसके विपरीत पहाड़ों में दबाव कम होने पर क्वथनांक घट जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, इसलिए खाना देरी से बनता है। मतलब पहाड़ों पर क्या है खाना देरी से बनता है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पहाड़ों पर क्या है कि जो प्रेशर है, जो दाब है वो क्या है कम हो जाता है, इसके कारण क्या कहानों जो पहाड़ों पर क्या है खाना बनने में बहुत अधिक देर लगती है। और अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, यदि हम उसमें कोई अशुद्धि मिला देंगे तो क्या है, जो भी कोई द्रव होगा उसका क्या क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखो गुप्त ऊष्मा की बात करूँ, निश्चित ताप पर वह पदार्थ अवस्था, ठीक है, परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। मतलब कोई कि जो मैंने आपको बताया था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना बिना कोई ताप के, ठीक है, तो उसके अंदर वो कौन सी एनर्जी लगी, उसके अंदर वो गुप्त ऊष्मा लगी, तो उसे क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, गलनक की गुप्त ऊष्मा मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नियत ताप पर ठोस का एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने की आवश्यकता ऊष्मा की मात्रा को ठोस गलन की ऊष्मा कहते हैं। देखो कोई तापमान है, ठीक है, कोई ठोस तापमान है, ठीक है, उसका द्रव्यमान बदलने के लिए क्या जो द्रव जो उसका जो ठोस से द्रव में बदलने की आवश्यकता है, और जितनी उसे ऊष्मा की जरूरत होगी उसे क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा को बोलेंगे। और कौन सी गुप्त ऊष्मा होगी, वो गलन गुप्त ऊष्मा होगी, और गलन गुप्त ऊष्मा कितनी होगी, 80 किलोग्राम होगी। इसमें क्या वाष्प की गुप्त ऊष्मा है, निश्चित ताप पर द्रव, ये क्या द्रव से वाष्प के अंदर बदलेगा, और जितनी ही ऊष्मा यूज होगी उसी ऊष्मा क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा बोलेंगे, और वो कौन सी, वाष्प गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। और जो वाष्प गुप्त ऊष्मा है वो कितनी होगी, 540 किलोग्राम होगी, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, यदि गुप्त ऊष्मा L है और पदार्थ M द्रव्यमान है, अवस्था प्रतिनिधित्व के लिए Q = mL। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, और जो गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल पर किलोग्राम। ठीक है, क्या है, जूल पर किलोग्राम। आगे देखो उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। जैसे आप देखते हो जब यदि कोई उबलता हुआ पानी है, ठीक है, उससे भी गर्म क्या है, भाप है। मतलब भाप मतलब उसमें भाप मतलब जैसे कि जो भाप होती है वेपर के रूप में होती है, वो क्या वो अधिक गर्म होती है एज ए कंपैरिजन उबलता हुआ जल, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, 0 डिग्री पर पिघलती हुई बर्फ में कुछ नमक या सोडा से बर्फ का गलनांक 0 से घट करके -22 डिग्री तक कम हो जाता है। यदि मैं बर्फ के अंदर क्या नमक मिला दूँ, क्या उसका जो तापमान है वो 0 डिग्री से गल कर क्या हो जाएगा, -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। और ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं, और इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। यदि आपको कुल्फी बनानी है, आइसक्रीम बनानी, तो क्या है, इसका तापमान किया जाता है। ठीक है, आगे देखो वाष्पीकरण की बात करूँ। ठीक है, द्रव को खाली स्थल से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव या वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। मतलब जितना भी पानी था वो धीरे धीरे क्या है, वो द्रव से क्या है, वाष्प के अंदर बदल गया, मतलब भाप के अंदर बदल गया, उसे क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण कहते हैं।
अथवा द्रव का उस क्वथनांक से पूर्व उसमें वाष्प की प्रक्रिया जो क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण कहते हैं। आगे देखो, रेफ्रिजरेटर बोलो तो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के वाष्पीकरण के द्वारा ठंडक उत्पन्न होती है, ठीक है। वाष्पीकरण से क्या होता है, ठंडक में कूलिंग उत्पन्न होती है। और तांबे में एक वाष्प कुंडली में द्रव, ठीक है, एक द्रव पदार्थ केवल, ठीक है, क्या नाम है इसकी, फिरौन भरा होता है और वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। इसी में यदि बात करूँ, रेफ्रिजरेटर के अंदर एक गैस भरी होता है, उसकी गैस का क्या नाम है, ठीक है, फिरौन उस गैस का नाम है। आगे देखो, यदि बात करूँ आगे मैं अपेक्षित आर्द्रता, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की मैं इसके अंदर बात करूँ तो, ठीक है, किसी दिए हुए तापमान पर वायु के निश्चित आयतन पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसके ताप पर या उसके आयतन या उसकी वस्तु को, ठीक है, सड़ित करने के लिए आवश्यकता जलवाष्प की मात्रा का अनुपात को क्या बोलते हैं, अपेक्षित आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब किसी कोई आयतन, मतलब आपको कोई तापमान दे रखा है, कोई वायु है, उसका आयतन दे रखा है, और जल वाष्प की जो मात्रा है और उसकी आयतन को, मतलब उसको कंप्रेस करने के लिए जितनी वाष्प की जरूरत होगी उसे क्या बोलेंगे, अपेक्षित आर्द्रता बोलेंगे। और इसका अनुपात 100 गुना करते हैं तो अपेक्षित घनत्व क्या है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। और यदि मैं बात करूँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किसके द्वारा मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यह क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पेपर के अंदर आ चुका है, ठीक है। आगे देखो, नेर जल वाष्प बढ़ाने पर अपेक्षित आर्द्रता घट जाती है, ठीक है। जैसे ही आप क्या कि जल वाष्प की मात्रा को, ताप को बढ़ाओगे तो क्या है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या है, घट जाएगी। आगे देखो, यदि बात करूँ मैं एयर कंडीशन की, ठीक है, सामान्य मनुष्य, ठीक है, मनुष्य को स्वास्थ्य व अनुकूल करने के लिए क्या तापमान क्या -23 से लेकर 25 डिग्री तापमान होना चाहिए। एसी के अंदर क्या 23 से लेकर 25 डिग्री तापमान तक होना चाहिए। सॉरी मैंने माइनस बोल दिया, 23 से लेकर 25 डिग्री का तापमान होना चाहिए। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 60 से 65% की होनी चाहिए। और वायु की गति क्या है, 0.75 से लेकर 2.5 मीटर तक पर मिनट की होनी चाहिए, ठीक है। यदि बात करें तो आगे देखो, आगे की बात करें थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मक गति, ठीक है। यदि थर्मोडायनामिक्स का प्रथम नियम की बात करूं तो क्या बोलते हैं, ऊष्मक गति का प्रथम नियम मुख्य ऊर्जा का संरक्षण को प्रदर्शित करना और इसके अनुसार किसी निकाय, मतलब निकालने वाली दी गई ऊष्मा को 2 प्रकार के कार्यों में व्यय करना। प्रथम क्या है, निकाय का जो ऊर्जा निकाली है उसका आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने पर, जिससे निकाय का तापमान बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, जो हमने ऊर्जा निकाली क्या है उसका जो आंतरिक ऊर्जा में क्या है वृद्धि कर, जिसका तापमान बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या है, बाह्य कार्य करने पर, और दूसरा क्या है, बाह्य कार्य करने पर। आगे देखो, समतापी प्रक्रम, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, उस निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे, और उसी परिवर्तन क्या बोलते हैं, समतापित परिवर्तन बोलते हैं। मतलब वो काम ऐसा हो उस पर क्या है कि जितना भी वो काम हो उस पर क्या जो तापमान या टेम्परेचर है वो क्या है, एक समान रहे। समतापी, सम मतलब समान, तापी मतलब तापमान। आगे देखो, आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। यदि किसी निकाय में परिवर्तन इस प्रकार परिवर्तन कहते हैं पूरे निकाय के दौरान क्या न तो बाहरी माध्यम में ऊष्मा दे और न ही कोई ऊष्मा ले, उसको क्या बोलते हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब कोई ऐसा माध्यम, मतलब ना तो कोई बाहर से कोई ऊष्मा दे और ना ही वो कोई बाहर से ऊष्मा ले, ठीक है, ना तो वो बाहर दे और ना बाहर से ले, ठीक है, कोई भी काम ना करे, उसे क्या बोलते हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। और ये आप नाम इंग्लिश में याद रखना, ये आपको इंग्लिश में ही लिख के देगा, ठीक है। जैसे बात करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाता है, और वो कौन सा का एग्जाम्पल है, एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। शुष्क बर्फ क्या होती है, CO, मतलब बिल्कुल क्या, सूखी बर्फ, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे, वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है आइडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। आगे देखो, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम क्या बोलते हैं, ऊष्मा गति का दूसरा नियम, ठीक है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम ऊष्मा की प्रवाहित होने वाली दिशा नहीं बताता, मतलब इसमें क्या वो दिशा नहीं बताता, ठीक है, ठीक है। ऊष्मा गति का दूसरा नियम प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है, मतलब वो क्या है, उसकी दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम के 2 कथन को रूप में व्यक्त किया गया है। सबसे पहले बोलूं, केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कोई कार्य में असंभव होना, ठीक है, ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है। मतलब ऊष्मा को क्या है कि कोई भी ऊष्मा को पूरी तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप पर किसी वस्तु को अधिक ताप
की वस्तु में प्रभावित नहीं हो सकती। मतलब क्या है, ऊष्मा क्या कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु पर प्रभावित नहीं हो सकती। यही बात मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी एनर्जी होगी, यदि कोई भी हीट है या एनर्जी है, वो कम से ज़्यादा की तरफ नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, ज़्यादा से कम की तरफ हमेशा जाएगी। और यही क्या है, ठीक है, दूसरा नियम है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।